वेलकम बैक बच्चों। आशा है कि आप सभी कुशल मंगल एवं सुरक्षित होंगे। अपने अपने घरों में रहिए, साफ रहिए, स्वस्थ रहिए एवं सुरक्षित रहिए। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे वर्ण पाठ की। कल हम लोगों ने इस पाठ के बारे में बहुत सी वृहद जानकारियां सुनी और समझी। आज हम वर्ण पाठ के विषय में और अधिक जानकारियों का अवलोकन करेंगे। इसके पूर्व हम सभी ये देख लें कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था और आज हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग आज कल के पढ़े हुए पाठ का पुनरावलोकन करते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ण क्या है। तो आप देख लीजिए, भाषा की लिखित या मौखिक छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और अधिक खंड ना हो सके वर्ण कहलाती है। ये हमने पढ़ लिया था। फिर मानक देवनागरी वर्णमाला के अनुसार कैसे कैसे कौन कौन से स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, अनुस्वार किसको कहते हैं, विसर्ग किसको कहते हैं, व्यंजन कितने हैं, संयुक्ताक्षर कैसे बनते हैं, और गृहीत व्यंजन यानी जो है आगत व्यंजन या आगत स्वर जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे उनका निर्माण होता है और कहाँ कहाँ से कौन कौन सी भाषाओं से ये लिए गए हैं। इन सब के बारे में कल हमने वृहद जानकारी प्राप्त की थी। अब देखिए, हम लोगों ने कल ये भी पढ़ा था कि स्वर कितने होते हैं और उनके भेद क्या क्या होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इनकी उच्चारण की मात्रा में और इनके उच्चारण करते समय कितना समय लगता है, ये आदि आदि हम सभी ने इन विषयों की जानकारी प्राप्त की थी। फिर उसके पश्चात हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अनुनासिक क्या होते हैं, अनुस्वार क्या होते हैं। अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं, जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, और अनुस्वार क्या होते हैं, जिनका उच्चारण केवल मुंह से होता है। अब देखिए, हम लोगों ने कल पढ़ा था निर्नुनासिक क्या होते हैं, कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर, जो हमने आपको अभी बता दिया। उसके पश्चात हम लोगों ने व्यंजनों का वर्गीकरण भी पढ़ा था, जिसमें व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से दो आधारों पर विभाजित किया जाता है, उच्चारण स्थान और प्रयत्न के स्थान पर। यहां पर हम सभी लोगों ने पढ़ा था कि उच्चारण के स्थान पर कंठ से कौन कौन से व्यंजन निकलते हैं, तालु से कौन से निकलते हैं, मूर्धा से, दांतों से, होठों से, दंतमूल और दंतोष्ठ से, ये सब व्यंजन कहां कहां से निकलते हैं, हम सभी ने कल इसका अध्ययन किया था। और ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसके बारे में भी हम लोगों ने कल चर्चा की थी। फिर हमने ये जाना था कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। तत्पश्चात हम लोगों ने श्वास की मात्रा पर अल्प प्राण ध्वनियां और महाप्राण ध्वनियों के बारे में भी जाना था कि अल्प प्राण ध्वनियों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है और महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है। उसके पश्चात हम लोगों ने पढ़ा था कि जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा श्वास का अवरोध, स्पर्श व्यंजन पढ़े थे, ऊष्म व्यंजन पढ़े थे, संघर्षी पढ़े थे, स्पर्श संघर्षी पढ़े थे, आदि आदि। फिर हमने ये सब पढ़ा था नासिक के व्यंजन, जो नाक से निकलते हैं, जिनका उच्चारण करते समय मुख वायु को रोकती है, परंतु वायु पूरी तरह से मुख से ना निकलकर नाक से निकलती है, उन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। उसके बाद ये अंतस्थ व्यंजन पढ़ा था, पार्श्विक व्यंजन पढ़ा था, प्रकंपित पढ़ा था, उत्क्षिप्त में व्यंजन पढ़ा था, यानी फेंका हुआ। अब हम देखते हैं कि हमारी जो व्यंजनों का जो उच्चारण स्थान है और जैसा हम उच्चारण करते हैं व्यंजनों का, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि कभी कभी हम व्यंजनों को बहुत गलत तरीके से उच्चारण करते हैं। देखिए, जैसे ह्रस्व स्वर है, उसके स्थान पर हम कभी दीर्घ स्वर लगा देते हैं तथा दीर्घ स्वर के स्थान पर ह्रस्व स्वर का प्रयोग कर देते हैं। अब देखिए, जैसे आ है तो इसको आ बोलेंगे, उसकी जगह हम कभी अ बोल देते हैं। तो यहां पर कुछ जो शब्द हैं वो दिए गए हैं, उन पर आपको ध्यान देना अति आवश्यक है। और यहां पर आप देख लीजिए कि कहां पर शुद्ध व्यंजन शुद्ध शब्द लिखा गया है और कहां पर अशुद्ध शब्द लिखा गया है। अब देखिए, ये आधीन जो है, हम किसी के अधीन रहते हैं, हमको आदत हो गई है बोलने की आधीन आधीन। आधीन नहीं होता, उसका शुद्ध शब्द क्या है, अधीन। तो यहां पर बड़ा आ ना होकर छोटा आ होगा। अब देखिए,
बोलने में हम लोग गलती करते हैं, इसलिए लिखने में भी गलती होती है, क्योंकि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, इसकी वर्तनी जैसी होती है, इसकी लिखावट जैसी होती है, उसी प्रकार से इस भाषा का उच्चारण किया जाता है, शब्दों का, वाक्यों का उच्चारण किया जाता है। इसलिए यदि हम बोलने में गलती करेंगे तो लिखने में गलती करेंगे, और लिखने में गलती करेंगे तो पढ़ने में गलती करेंगे, और पढ़ने में गलती करेंगे तो उच्चारण में भी गलती होगी। इसलिए भाषा की शुद्धि के लिए भाषा का व्याकरण अति आवश्यक है। इसीलिए हिंदी का जो व्याकरण है वो वह साधन है अथवा शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भाषा की अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध सुनना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। इसीलिए हम शब्दों पर ध्यान दें। आधीन नहीं होता, अधीन होता है। हस्ताक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है। अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। फिर हमने देखा आहार, आहार नहीं होता, आहार होता है। परलौकिक नहीं होता, पारलौकिक होता है। नाराज नहीं होता, लोग बोलते हैं हम नाराज हो गए आपसे। नाराज नहीं होते बेटा, नाराज नहीं, नाराज। और इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यहां पे नीचे नाराज के नीचे यहां पे बिंदी नहीं लगी है। ये शब्द जो होता है नाराज होता है, जिसमें आगत स्वर की मात्रा लगी हुई है, और ये नाराज होता है, ये अन्य भाषा का, हिंदी से अन्य भाषा का शब्द है जो हिंदी भाषा में सम्मिलित कर लिया गया है। अब हम आगे देखते हैं। फिर देखिए, हम इन शब्दों के उच्चारण में भी बड़ी गलती करते हैं। कहां पर बड़ी ई लगानी, कहां पर छोटी ई लगानी है। तो देखिए, मुनि बोलने में तो हम बोल देते हैं मुनि। अब मुनि में बड़ी ई लगेगी कि छोटी ई लगेगी, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसको मुनि नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है मुनि। और कवि नहीं बोला जाता, दूसरे शब्द में कवि नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है? कवि। हानि हो गई, हानि नहीं होती कभी भी, हानि होती, हानि। अब देखिए, हम फिर नदियों में भी गलत बोलते हैं। नदियां, नदियां नहीं होती, नदियां होती हैं, ठीक है। फिर यहां पर भी ऐसे ही कुछ चीजें लिखी, जैसे हम बोलते हैं आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, आपका आशीर्वाद होगा तो हम सभी कार्यों में सफल होंगे। आशीर्वाद नहीं होता बेटा, आशीर्वाद होता है, बड़ी ई लगती है। उसके बाद निरोग हो गए, निरोग, निरोग नहीं, निरोग होता है। निहि प्लस रोग इक्वल टू निरोग। फिर हम कहते हैं दिवाली आई, दिवाली आई। दिवाली नहीं आती बेटा कभी भी, दिवाली आती है, दिवाली, बड़ी ई लगी है। फिर आगे देखते हैं हम लोग इसी तरह की छोटा ऊ और बड़े ऊ में हम आपको इसलिए ये सब जानकारियां प्रदान कर रहे हैं ताकि आपकी वर्तनी सुधरे, आपकी लिखावट सुधरे, और वर्तनी सुधरेगी तो उच्चारण भी सुधरेगा, उच्चारण सुधरेगा तो वर्तनी भी सुधरेगी। क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि हिंदी भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है। अब देखिए, छोटा ऊ और बड़े ऊ में हम क्या फर्क पड़ते हैं। पूज्य, पूज्य नहीं बोलते, बड़ा ऊ लगा के पूज्य बोलते हैं। सूर्य नहीं बोलते, बड़ा ऊ लगा के सूर्य बोला जाता है। पूर्व नहीं होता, पूर्व होता है, बड़ा ऊ लगता है। अब देखिए यहां पर मधु, मधु में छोटा ऊ लगता है, क्या उच्चारण करते हैं? मधु। दयालु, आप बड़े दयालु हैं, दयालु नहीं होता है, दयालु होता है, दयालु। अब बोलते हैं तो साधु हैं, साधु नहीं, साधु, छोटा ऊ होता है। फिर ये गुरु हैं, गुरु नहीं, गुरु, ठीक है। फिर इसे ऐसे ही हम लोग देख रहे थे, ए और ए में क्या भेद होता है? एक के नहीं होता, एक के होता है। एक के मतलब एकता। फिर एनक, एनक मतलब चश्मा, एनक नहीं होता है, ऐनक होता है, इसमें ए की मात्रा लगती है। फिर देखिए, फिर हम बोलते हैं सामग्री, सामग्री नहीं होता बेटा, सामग्री होता है। कभी भी हम वापस नहीं जाते हैं, सदा वापस जाते हैं। वापस शब्द जो है वो अशुद्ध शब्द है, और वापस शब्द जो है वो हिंदी का मानक शुद्ध शब्द है। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं नासिक के व्यंजन की अशुद्धियां। कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जो नाक से जिनका उच्चारण किया जाता है, तो उनको क्या बोलते हैं? नासिक के व्यंजन। अब देखिए, नासिक के व्यंजन में क्या है कि ड और अणा, इनमें हम गलती करते हैं। तो इनमें हम क्या गलती करते हैं, देख लेते हैं हम सभी क्या गलती करते हैं। लोग बोलते हैं रामायण, तो रामायण तो कोई चीज नहीं है, रामायण होता है, रामायण, अणा लगता है। फिर ये देखिए गुड़, ये तो गुड़ खाने वाला है, और ये गुण क्या है? हमारी जो योग्यताएं होती हैं, हमारे अंदर जो अच्छाइयां होती हैं, उन्हें गुण कहा गया है। तो ये गुण और वो गुण दोनों अलग अलग हैं। उसी प्रकार से देखिए,
ये क्या लिखा है, गणना। गणना, गणना नहीं होता, गणना होता है, गणना। फिर यहां पर देखिए जैसे लिखा है किरण, किरण नहीं होता, किरण होता है, किरण। शरण, शरण नहीं, शरण। स्मरण नहीं, स्मरण। तो ये सभी अशुद्धियां हैं जो नासिक के व्यंजन की अशुद्धियां हैं, जिन्हें हमें दूर करना चाहिए। फिर देखिए हम कुछ अशुद्धियां करते हैं, र, ड़ और अढ़ा के उच्चारण में अशुद्धियां करते हैं। जैसे उजाड़ना, तो वहां पे र नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ड़ लगेगा, उजाड़ना। फिर क्या है, मढ़ना, मढ़ना नहीं, मढ़ना। किसी के ऊपर आरोप मढ़ा जाता है, मढ़ा नहीं जाता, मढ़ा जाता है। तो कहां ड़ा लगेगा, कहां अढ़ा लगेगा और कहां रा लगेगा, इन सब की सावधानी हमें बरतनी चाहिए। अब देखिए लड़ाई तो कोई चीज नहीं होती, तो इसलिए लड़ाई होती है, लड़ाई। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, आड़ू। आड़ू कुछ नहीं होता है बेटा, आड़ू होता है। आड़ू क्या होता है आपको पता है, आड़ू एक फल होता है। अब देखिए, अब इसमें और भी अशुद्धियां लिखी हैं, वा और बा की अशुद्धियां। अब इसमें क्या लिखा है, वर्षा, यहां पे सॉरी यहां लिखा है वर्षा, बा लिखा है ना, वर्षा। तो वर्षा तो कभी होती ही नहीं, क्या होती है, वर्षा होती है। फिर लिखा है वैदेही। वैदेही किसको बोला गया है, सीता जी को बोला गया है। तो वैदेही नहीं बोलते, लेकिन उनको उनका शुद्ध उच्चारण क्या है, वैदेही। वैदेही नहीं, वैदेही। उसके बाद देखिए लिखा है विष। विष नहीं होता, विष होता है। वाणी नहीं होती, वाणी होती है। तो अभी हमने जाना कि वा और बा की अशुद्धियां, उसके पहले हमने जाना रा, ड़ा और अढ़ा की अशुद्धियों के बारे में, उनको शुद्ध करने के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब देखिए सबसे ज्यादा अशुद्धियां, भाई हम वर्ण नामक पाठ पढ़ रहे हैं, तो इसलिए वर्णों की जानकारी तो हमें सबसे अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और अगर हम वर्ण सही नहीं लिखेंगे तो शब्द सही नहीं होगा, और शब्द सही नहीं होगा तो वाक्य सही नहीं होंगे। वाक्य सही नहीं होंगे तो उनका अर्थ भी गलत निकाला जाएगा। इसीलिए इन अशुद्धियों को दूर करके हमें शुद्ध शब्दों को, शुद्ध वर्णों को लिखना चाहिए, इसीलिए हम इस पे ध्यान दे रहे हैं। अब देखिए यहां पर सबसे ज्यादा अशुद्धियां हम किन वर्णों में करते हैं, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। सबसे ज्यादा अशुद्धियां जो होती हैं वो श, शलगम वाला श, षटकोण वाला सा, सीटी वाला सा, इनकी अशुद्धियां होती हैं। और 100% बच्चों में से 99% बच्चे इसमें गलती करते ही करते हैं। जहां शलगम वाला शाह लगाना है वहां सीटी वाला सा लगा देंगे, जहां सीटी वाला शाह लगाना है वहां पर शलगम वाला शाह लगा देंगे, और षटकोण वाले शाह को तो बेचारे को कोई पूछता ही नहीं है। तो ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। अब देखिए कहां पर कौन सा शाह लगेगा, कहां सा लगेगा, कहां शाह लगेगा, कहां षटकोण वाला शाह लगेगा, तो इसकी जानकारी बहुत ही अत्यधिक आवश्यक है। अब देखिए पहला शब्द लिखा है अशोक। बोलते तो अशोक हैं, अशोक। कई लोग उच्चारण भी ठीक से नहीं करते, तो आप उच्चारण ठीक से नहीं करेंगे तो लिखेंगे कैसे, इसलिए उच्चारण समझिए। इसका उच्चारण अशोक नहीं होता, इसका उच्चारण अशोक होता है। इसका उच्चारण देश नहीं होता, इसका उच्चारण देश होता है। शासन नहीं होता, शासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन। अब फिर देखिए शाखा, शाखा नहीं होती, पेड़ की शाखा होती है, शाखा। तो कहां शाह बोलना है, कहां सा बोलना है, इसको अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। फिर देखिए शाह और सा की अशुद्धियां, वही चीज मैंने बताया। अब देखिए लिखा है सारांश। सारांश तो कोई चीज नहीं होती, क्या होता है, सारांश यानी समरी। प्रसाद, हम प्रसाद खाते हैं, प्रसाद तो कभी खाया ही नहीं जाता बच्चों, ये तो प्रसाद खाया जाता है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्यो उपजायते। तो प्रसाद जो होता है वो सभी दुखों को निवारण करने वाला होता है, और प्रसाद कोई चीज होती ही नहीं है। फिर हम बोलते हैं नमस्कार भाई साहब, नमस्कार तो कुछ होता ही नहीं है, नमस्कार नहीं नमस्कार होता है। हम ज्यादा शुद्धि के चक्कर में अशुद्धि को अपने गले लगा लेते हैं। हम सोचते हैं नमस्कार बोलेंगे तो नमस्कार बोलने से क्या होगा, हमारा जो रुतबा है वो और बढ़ेगा, और लोग हमें बहुत महान समझेंगे, गुणवान समझेंगे, शौर्यवान समझेंगे, और हमें बड़ा गुणवान समझ के ये सोचेंगे कि हाँ बहुत जानकारी है इनको हिंदी शब्दों की और हिंदी भाषा की। तो नमस्कार कभी नहीं करना बेटा, नमस्कार होता है, नमस्कार। फिर होता है शासन नहीं, शासन नहीं होता, शासन होता है। और अशुद्धियों के बारे में हम जान लेते हैं, शाह सा और शाह से संबंधित। अब देखिए लिखा है कष्ट, ऊपर लिखा है ना कष्ट, कौन सा कष्ट है, कष्ट थोड़ी होता है, कष्ट होता है। फिर देखिए क्या लिखा है पुष्प।
पुष्प भी नहीं होता, पुष्प होता है। भविष्य, भविष्य नहीं होता, यहां पर षटकोण वाला आधा शाह लगता है, भविष्य। फिर देखिए, टा के स्थान पर कभी हम ठा लगाते हैं और ठा के स्थान पर कभी टा लगा देते हैं, ये कैसे संभव है? अब देखिए, अभीष्ट, अभीष्ट नहीं होता, अभीष्ट होता है, अभीष्ट, अभीष्ट, अभीष्ट मतलब हमारा लक्ष्य, तो ये अभीष्ट नहीं होता, अभीष्ट होता है। फिर हम कहते हैं मिष्ठान, मिष्ठान नहीं होता, मिष्टान होता है, मिष्टान। अब यहां पर देखिए, हम टा और ठा की अशुद्धियों में और भी शब्दों को देख रहे हैं। घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है, ठ लगता है। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, अल्प प्राण की जगह महाप्राण लगा देते हैं और महाप्राण की जगह अल्प प्राण लगा देते हैं। फिर देखते हैं, अक्षा के स्थान पर छा लगा देते हैं। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? अरे कक्षा नहीं होता भाई साहब, कक्षा नहीं होता, कक्षा होता है, कक्षा। फिर देखिए, यहां पर लिखा है क्षमा कर दीजिए। कौन क्षमा करेगा किसी को? क्षमा कोई शब्द ही नहीं होता, इसलिए कोई किसी को क्षमा कर ही नहीं पाएगा, इसलिए क्षमा नहीं, क्षमा होता है, क्षमा। ये का और षटकोण वाले शाह का मेल है, संयुक्ताक्षर है, इसको कभी क्षमा नहीं बोलना, क्षमा बोलना। फिर हम बोलते हैं क्षेत्र, क्षेत्र नहीं होता, क्षेत्र होता है। विपक्ष, विपक्ष जो हम कहते हैं ना, वो विरोधी पार्टी बैठी विपक्ष में बैठी है, तो विपक्ष में नहीं बैठती है, वो विपक्ष में बैठती है। तो कहां अक्षा लगाना है, कहां छा लगाना है, इसको बुद्धि में हमें घुसा लेना चाहिए और अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि कहां पर हमसे कौन सी अशुद्धि हो रही है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का पाठ हम कल पढ़ेंगे और कल एक नए पाठ के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। अपने अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सम्मानित रहिए एवं आनंदित रहिए अपने परिवार वालों के साथ। फिर से मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।